हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और कैसा लग रहा हूँ मैं? आज एक प्रोफेशनल मीट थी तो प्रॉपर सूट वूट पहन के गया था। भाई साहब क्या लग रहा था, इतना मजा आ रहा था ना खुद को देख के। एकदम मजा आ रहा था। लाइक ऐसे प्रोफेशनल नहीं होते, एकदम प्रॉपर टाई वाई वाले चैट। आप लोग के साथ बात करता हूँ तो सीए वाला फील ही नहीं आता। ऑफिस में बैठता हूँ तो सीए वाला फील आता है। ये सब पर करके रख देते हैं अपन पार्टी। चलो, ओके। हम लोग अब शुरू करते हैं। यार ये ब्लर हो जाता, अभी ठीक हो गया। चलो। हाँ, हम लोग ने एक छोटा सा प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई थी कि क्या उस प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करें, तो बच्चों ने बोला यस। क्योंकि ऑडिट नया सब्जेक्ट है और आंसर कैसे लिखते हैं तो उसमें दिक्कत तो जाता है थोड़ा सा। तो फ्लैट क्वेश्चन आता है तो उसके लिए तो भाई रेक्टिफिकेशन है ही। रटने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर चीजें समझ में आ गई तो आप कुछ तो लिखे होगे। लेकिन अगर तैयार करके गए तो यार फिर आप सब कुछ लिखे होगे। कुछ तो उसे सब कुछ के बीच का सफर सिर्फ आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। अब दूसरी बात आती है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आंसर राइटिंग। अपन ने एसेस के टेक्निकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर हमने जो जवाब लिखना स्टार्ट किए हैं तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली हमारा SA 210 और 220 ये दोनों खत्म हुआ है। चलो, ओके। तो एसए 210 और 220 हमने रिसेंटली अभी खत्म किया। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन जब अपन डिस्कस करते हैं तो कि भाई अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इन केस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या कोई केस बना के भी नीचे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो दैट इज अनदर थिंग। केस स्टडी आती है जो आपके स्टडी मटेरियल में भी देखे रखे हैं। तो उनके जवाब को फ्रेम कैसे करते हैं अपन कोशिश कर रहे हैं। अपन ने 450 वाला ऐसे किया था, उसके ऊपर जवाब लिखे थे। और उसके बाद 265, 260 एंड ऐसे करके हमने कुछ एक ऐसे के ऊपर स्टार्ट किया है। अभी अगर पहले थोड़ा सा आप से इस बारे में चर्चा हो जाती तो सबके जवाब लिख देते। निश्चिंत रहना, सबके मिलेंगे। बट पेपर डॉक्यूमेंट में तो सबके मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन विद आंसर, टेक्निकल क्वेश्चन विद आंसर्स। ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कि अभी क्या करने गए तो अभी ऐसे 210 और 220 के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन वहां से निकाले स्टडी मटेरियल से आपके, जो एक बार उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो सजेस्टेड आंसर्स क्या थे वो अपन उसको उठा के डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे 210 से। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको के साथ हम लोग लिखेंगे तो आई गेस कि साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा वक्त आया नहीं होता। बट फिर भी मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट के लिए मौका दूंगा। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर ए एक आर्टिकल है, एक एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है। यानी कि मान लो कि मैं कहीं ऑडिट पे गया और आप हैं मिस्टर ए, तो मैं आपको भी लेकर गया। अब जब मैं आपने क्या किया, आपकी आदत थी कागज फरोलने की। आपने कागज पढ़ा, ही रेड एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपने देखा एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक पैराग्राफ मैंने लिख के दिया हुआ है। तो आप हो रहे हो कंफ्यूज कि यार ये इसका मतलब क्या है सर, मेरे समझ नहीं आ रहा। तो हेल्प आउट मिस्टर ए रिगार्डिंग दिस क्लॉज, इसके बारे में बताओ। तो बताना क्या है यार, भाई एंगेजमेंट बट क्वेश्चन है तो बताना है ना रे। तो क्वेश्चन इतना सा है कि भैया इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना है कि यार ये क्या चीज है। तो सीधी बात है, अगर थोड़ा सा भी आपको हल्का सा भी इल्म होना इसका तो आप जवाब लिख पाओगे कि भैया देखो कि ये जो कंटेंट और ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है ये इसका एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, सर इसके अंदर हम इनको क्लैरिटी से बता देते हैं कि भैया हमारा फॉर्म क्या होगा, कंटेंट क्या होंगे। और कंटेंट पे डबल क्लिक करके हम बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारी ओपिनियन कि फाइंडिंग्स किस तरह के हमारे। अगर सब कुछ बराबर होता है तो हम क्लीन देके निकल लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन भी हम जा सकते हैं। अगर हमें फाइंडिंग्स कुछ ऐसी मिलती है, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पकड़ में आते हैं, कुछ गड़बड़ पकड़ में आती है, तो हम मॉडिफिकेशन की साइड भी जा सकते हैं और तो और हम OM पैराग्राफ पर भी जा सकते हैं। ये बात हमें मिस्टर ए को समझा देनी है कि इसका अर्थ ये है फुल स्टॉप। यानी कि किसी तरह का कोई केस नहीं है, ये एक तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भैया इस पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर 4 लाइन लिख के दे दो। तो वो 4 लाइन अब हम लिख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आएगा अगर ये क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स का जवाब कैसे लिखने का है अपने को मैं दे रहा हूं। अच्छा, अब मैं इसको फुल डायरेक्ट स्क्रीन पे ले लेता हूं ताकि क्या है कि मैं ना दिखूं आपको और डायरेक्ट क्या होने वाला है
मतलब पूरा बड़ा दिखेगा तो यू कैन राइट, और मैं थोड़ा सा कवरेज ज्यादा कर लूंगा एक लाइन के अंदर ना। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में लिखे एंगेजमेंट लेटर, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, मतलब सॉरी, मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिख लेना। स्टार्ट करता है। एंगेजमेंट लेटर includes reference to expected form and content of audit report. Second point. Second, it merely states that auditor would provide opinion in this form. पैरा चेंज करके लिखो। Engagement letter also includes a statement that audit report may need to be amended in the light of audit findings. Audit findings, एक लाइन और लिख दो। In such case, auditor needs to give modified opinion EOM para he shall do so. फुल स्टॉप, जवाब खत्म। सीधी सी बात, वापस आता हूं मैं आपके साथ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो, 4 टुकड़ों में अपन ने इस बात को खत्म कर दिया। वो कह रहा है भैया मेरे समझ नहीं आ रहा, तो अपन बोलेंगे देख एंगेजमेंट लेटर के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। इसमें ओपिनियन एकदम से बता ही नहीं जाती है कि क्या होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है। एंगेजमेंट लेटर ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट, उसमें स्पष्ट ये भी बताया जाता है कि भैया ऑडिट रिपोर्ट को हम अमेंड कर देंगे, इसका मतलब हम मॉडिफिकेशन लगा देंगे। ये डिपेंड करता है ऑडिट फाइंडिंग्स पर। अगर एमएमएस, ऑडिट फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, एमएमएस अगर आते हैं, मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट अगर फाइंड आउट होते हैं, और इन सच केस ऑडिटर नीड टू गिव मॉडिफाइड ओपिनियन कॉमा ईओएम ओएम पैरा ही शैल डू सो, उसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करेगा। कौन ऐसा करेगा, ऑडिटर ऐसा करेगा। तो ऐसे अपन उसको बिठा के समझा रहे हैं, और 4 नंबर इंस्टीट्यूट कह रही है ये लो तुमने ठीक से समझाया। बात समझ में आ रही है। पहली लाइन में हमने बताया कि भैया ये हमारा एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा होता है। आप दूसरी लाइन चाहे तो स्किप कर सकते हो। तीसरी लाइन क्या बोला है कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर एक स्टेटमेंट ये भी डाला जाता है कि भैया ऑडिट फाइंडिंग के आधार पर हम अपना काम करेंगे, और हो सकता है कि उस वजह से हमें इसे मॉडिफाई भी करना पड़े या यूएम पैरा ओएम पैरा लगाना पड़े, हम वो सब करने वाले हैं। फुल स्टॉप। आया बाबू तेरे समझ में मिस्टर ए? बोले नहीं समझ में आ गया। हाँ चल निकल अभी काम कर। बड़ा आया, मेरे को समझ नहीं आया, बहुत बड़ा विद्यार्थी बना पड़ता है। तो आप क्या करो, इस जवाब को फुल स्क्रीन पर है, अभी फुल पे देना है,
ठीक है ना, मैंने फुल पे तो लिखवाया है, चलो ले लो फिर भी, ये लो, पहले क्वेश्चन ले लो आप। ओके, अब आप जवाब पे आओ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 1-2 पॉइंट हो गए, एंड नाउ 3-4 पॉइंट ये हो गए। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल ध्यान से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, management of entity does not feels necessary to give in writing responsibility for preparation of financial statement according to applicable financial reporting framework AFR. Discuss whether it is necessary. बिल्कुल नेसेसरी है यार। प्री कंडीशंस में हमने पढ़ा था, हमने क्या बात किया था कि भाई ऑडिटर की प्री कंडीशंस होती हैं। ऑडिट, आप एंगेजमेंट स्वीकार कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस है। प्री कंडीशंस को दो टुकड़ों में हमने तोड़ा था। पहला चीज तो ये था एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पर बना के नहीं बना, और दूसरा क्या मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि भैया हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पे है। आपको खुली छूट दी जाती है, जिधर जाओ कागज मिले ले लो, एडिशनल डॉक्यूमेंट आप रिक्वेस्ट तो करो, हम देने को तैयार हैं। जिस बंदे से आपको सूचना चाहिए उस बंदे से सूचना ले लो। आपको याद आ रहा है, सब प्री कंडीशंस में था मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम लिख के देने को तैयार नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा कि ये जरूरी है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है? और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, व्हाट इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, तो मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद करो, अपन ने एक छोटा सा पैरा देखा था कि यार प्री कंडीशंस तो ये होती हैं, लेकिन अगर प्री कंडीशंस नहीं नजर आ रही हैं, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, ना, हम छुट्टी कर देंगे। हम बोलेंगे भाई साहब माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा, और सीधा उसको मना कर देंगे। शुड ऑडिटर एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एंगेजमेंट? तो जवाब बोलेंगे ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। तो जवाब कैसे लिखे? जवाब लिखेंगे भाई साहब, देखो SA 210 कहता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ, कि वो अंडरस्टैंड करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये एक प्री कंडीशन, ध्यान से सुनना, जवाब की बात कर रहा हूं मैं। SA 210 कहता है भाई साहब कि मैनेजमेंट का ड्यूटी होता है कि आ, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करें। ये ऑडिटर के लिए प्री कंडीशन। और अगर ऑडिटर इस सॉरी अगर मैनेजमेंट इस प्री कंडीशन को स्वीकार नहीं करता है, तो जब तक लॉ नहीं कहता, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशंस टेल्स अदरवाइज, याद आ रहा है कुछ ऐसा बात? जब तक लॉ हमको डंडा नहीं करता ना, हम मना कर देंगे, हमने नहीं करना भैया काम। क्या प्री कंडीशंस थी? वो प्री कंडीशंस एक बार लिख देंगे यार। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो प्री कंडीशन इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे। इनडायरेक्टली प्री कंडीशन, न सिर्फ प्री कंडीशन पूछ रहा है, बल्कि साथ में ये भी पूछ रहा है कि नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो मना कर दो भैया, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्या हो। फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका जवाब होगा, साथ साथ लिखते जाए, और एक बार फिर से मैं जवाब को डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट वी हैव टू राइट। मैं आ रहा हूं स्क्रीन पर, चलिए, चलिए आ जाइए अब भी, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वेस्ट करते हुए बोलने वाला था मैं। चलो ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट एज पर SA 210। आप क्या करना, एंगेजमेंट डैश 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 डैश, आप पूरा नाम लिख देना SA 210 का। इट इज नेसेसरी, और इसके अंदर लाइन खींच देना, फिर लिखना इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू गिव इन राइटिंग एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट तौर पे, एक्सप्लिसिटली टू द ऑडिटर, एक्सप्लिसिटली टू द ऑडिटर, दैट, क्या लिख के देगा, इट अंडरस्टैंड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
for preparation of financial statement with applicable financial reporting framework. It is a necessary precondition for an audit. If it is not present, अगर ये precondition present नहीं है, it is not present, ऑडिटर डिस्कस कर लेगा. ऑडिटर ऑडिटर में ऑडिटर शैल कर दो, शैल डिस्कस, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. तो ये लाइन का ध्यान रखना, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. और रेगुलेशन to do so, auditor shall not accept the proposed engagement. कब होगा ऐसा? देखो पहले इसको मैं इतना खत्म करूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसा कब होने वाला. देखो, एज पर ऐसे 210 क्या कह रहा है कि भैया it is necessary for management to give in writing explicitly to auditor that, लिख के उसको स्पष्ट लिख के देना है कि भैया हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. इस बात का ध्यान रखना, आपको एफएस या एएफआरएफ नहीं लिखना, आपको तो लंबी लाइन लिखनी है ना, मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, आपको पूरा जाना चाहिए. एक बात. दूसरी बात फिर बताओ साहब, इट इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट एज पर एस 210 नेसेसरी है. और अगर ये उपस्थित नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. और ये देखिए कि जब तक कानून या रेगुलेशन डंडा नहीं कर रहा है कि तुमको करना ही चाहिए, तो भाई साहब मत करो एक्सेप्ट. तो नहीं, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके नीचे अब हम ये दोनों प्री कंडीशंस को लिख देंगे. मैनेजमेंट वाले 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट, इवन 2 की जगह 5 बातें थी, बट वो सारी बातें यहाँ पे लिख दे रहे हैं. अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, सुन लो पहले, प्री कंडीशन थी 5. अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है, अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं हुए हैं, तो वो स्वीकार नहीं करेगा. अगर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मुहैया कर रहा है, अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में 1 2 3 4 5 चीजें थी, वो बातें लिख देंगे और हमारा जवाब हो जाएगा खत्म. मैं आ रहा हूं वहां पर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? देखो देखो ध्यान से सुनो. ओके, देखो, इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड auditor has determined that फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए गए हैं और उनका बेसिस जो दिखाया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन क्या? एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एग्री नहीं है,
agreement of management is not obtained on matters related to its understanding of responsibility. Its understanding of responsibility. अब वो क्या क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पे होगा। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरी बात, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। चौथी बात, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। टू पर्संस। पांचवी बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। इसको लिख लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। आते हैं, एक लाइन और लिख देंगे अपन। देखो, ऐसे 210 क्या है कि बेसिक नींव है कि भैया हम किसी भी ऑडिट को स्वीकार करें तो उसकी प्री कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्री कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो क्या ऑडिटर को स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो हम एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख देंगे हमारा, साथ साथ लिख लेना। कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा, द बेसिक प्रीमाइस, हमारी जो नींव है, ये प्रीमाइस किसने बताया? 210 ने बताया भैया प्री कंडीशन हमारी बेसिक प्रीमाइस है, ऑन which audit is conducted is not fulfilled, refusal by auditor is necessary, फुल स्टॉप। इस तरीके से आंसर किया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था और इसका जवाब भी आपको अकॉर्डिंगली अच्छा ही लिखना होगा। तो स्क्रीन पे देने की जरूरत नहीं है, आपको बराबर दिख रहा है इधर। मैं इसको एक बार ऊपर से लेकर आ रहा हूँ, फिर मैं आपको चलो फुल स्क्रीन पे एक बार दे दूंगा। देखो, ये एस ए क्या कह रहा है, ध्यान से सुन। ये ऐसे कह रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट टू गिव इन राइटिंग, लिख के दो कि भैया हम ये सब समझते हैं, ये नेसेसरी प्री कंडीशन है, ये प्रीमाइस है यार, नींव है इसके लिए, हमारी ऑडिट स्वीकार करने के लिए। अगर से नहीं है और जब तक कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, भैया हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कारण कारण ये कि भैया ऑडिटर के सामने दो प्री कंडीशंस होती है। पहली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के आधार पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अपन ने याद है बैंकिंग वाला एग्जांपल लिया था। और अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द मैटर रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, उनकी क्या थी? ये चार पांच बातें हमने देखी थी वहां। तो यहाँ पे अब हम कंक्लूड कर देंगे कि भैया बेसिक प्रीमाइस जो 210 का है, यानी कि प्री कंडीशन फॉर ऑडिट आर नॉट सेटिस्फाइड, on which it is conducted is not fulfilled. So why can we accept that particular proposal? Refusal of auditor is necessary and to the point. इतना समझ में आता है तो बस इतना ही है। मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जिसने नहीं किया है फुल स्क्रीन कहाँ से आएगा? यहाँ से क्लिक 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 करो और लिख लो। अच्छा, पहले क्वेश्चन लिख लो। आप लिख चुके हैं क्लिक करके। चलिए, सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज मैंने दे दिया है, सेकंड पॉइंट तक। उसके बाद अनलेस वाला पॉइंट दिया है, इसके बाद ये दोनों,
ये भी आपको दे दिया है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है, ये भी आपको दे दिया। चलिए ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन SE 220 220 210 हो गया, 210 के दोनों हो गया, 220 का क्वेश्चन। अब सबसे पहला काम तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इसको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ एक बार। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लिखने को पहले दे दूंगा ताकि आप जवाब से पहले क्वेश्चन लिख लें। सी रमेश ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ PQR। अच्छा, ऐसे 220 हल्का सा रिकॉल करें तो क्या था यार, क्वालिटी कंट्रोल की बात थी और क्वालिटी के बारे में हमने 5-6 लीडरशिप लीडरशिप ये वो दुनियादारी ये हमने बातें करी थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया सीए रमेश ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ PQR लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है यार, वाइल मेकिंग ड्यू डिलीजेंस। तो जब वो ड्यू डिलीजेंस कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, तो ही कम्स टू नो अबाउट रेट्स। रेट पड़ी है, उसको क्या पता चला, रेड के बारे में पता चला। क्या रेड पड़ी है, कंपनी कंपनी के ऑफिस में और डायरेक्टर्स के घरों पर रेड पड़ी है। एनआईए, एनआईए मतलब मामला टेररिज्म वाला हो गया, ऑन सस्पिशियस लिंक्स विद टेरर आउटफिट्स। ओहो, ऐसे 220 तो सीधा मना करता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में लगा हुआ है, इन सब का ध्यान रखो यार, क्वालिटी के डंडे हो जाएंगे तुम्हारे, डंडे उड़ जाएंगे। सर्चेस बाय ईडी, ईडी ने भी सर्च मारी है उनके ऑफिस में जाके। इलिसिट मनी ट्रेल, इलिसिट मतलब क्या होता है, गंदा पैसा, गंदा पैसा मतलब काला धन, ब्लैक, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस नजर आ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी में भी लगे हैं। तो क्या स्वीकार करना चाहिए क्या, 220 कह रहा है बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको लिखने को दे रहा हूं यहाँ, ये स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो, अरे चलो आप लिख चुके होंगे, मैं आ रहा हूँ इधर। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको क्या इस तरह की ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो 220 क्या कहता है, SQC 1 और ऐसे 220 क्या कहता है कि भैया आप इंटीग्रिटी को देखो सामने वाले की, वो कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्ट है। अगर वो चोपटा बंदा है, याद आ रहा है कुछ कि उसके ऑनर, उसके डायरेक्टर, इनका अपन को इंटीग्रिटी चेक किया जाए कि जितना साफ सुथरा वो बंदा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ऑडिट को या जो भी उसके साथ एंगेजमेंट करना है। SQC 1 कहता है, SQC 1 में कट कॉपी पेस्ट होके 220 में आता है, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर SQC 1 ने क्लियरली बोला है कि भैया अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर्स वगैरह, एम्प्लॉयर हैं, ऑनर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वट एवर जो भी ये लोग हैं, अगर ये लोग स्कूल यूनिफॉर्म बना दे सॉरी, वो नोटिफिकेशन देख रहा था। तो अगर ये कोई भी या तो क्रिमिनल एक्टिविटी में लगे हैं, हाथ जोड़ के पीछे हो जाओ, या फिर किसी तरह की ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में लगे हैं, पमला लग जाएगा इन पे, पमला यमला पगला दीवाना। पमला मतलब प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। तो अगर पमला लग जाएगा तो तुम यमला मत बनो, का हमला हो जाएगा, आप जाओ दीवाने, मना कर दो। इतनी सी 2 लाइन का जवाब है। मैं जवाब को ले रहा हूं, आप साथ साथ आ जाओ, इसको मैं दे रहा हूं आपको डायरेक्ट इधर। आओ जी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वाह वाह वाह, आजा, लिखो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑनर हैज टू बी कंसिडर्ड, हैज टू बी कंसिडर्ड बिफोर accepting an audit engagement in accordance with SA 220। दूसरी बात, SQC 1 का भी आप वो देते हैं रेफरेंस, थोड़ा सा साथ साथ लिखते जाना बस। SQC 1 clearly states that in case where
there, in case where there are indications that client might be involved in money laundering or other criminal activities, appointment should not be accepted. ये लो, integrity of principal honor has to be uh, considered before accepting an audit engagement in accordance with SC 220 और SQC 1 ने क्लियरली बोला था, याद करो, अपन ने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया था यार, कि अगर किसी तरह का कोई ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि सामने मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाना चाहिए। अब इन दैट गिवन केस इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि ये हुआ है वो हुआ है, तो एनआईए ने छापे मारे हैं यार कंपनी के ऑफिस में, डायरेक्टर्स के घर पे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ईडी पीछे लगा हुआ है, साला वो क्या बोलते हैं उसमें हाथ देने का, चलती चक्की में हाथ देने का। लिख लो अभी, अभी लिख लो, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, मजा आएगा। नीला नीला अंबर पे आंसर जब आए, लिखो इन दैट in the above given case, इस केस में क्या हो, there have been raids by NIA on suspected links with terror, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। न सिर्फ इतना हुआ बल्कि ईडी भी पीछे लगा, रेड्स बाय ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट also points towards money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग बता रहा है भाई साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताओ क्या स्वीकार करना चाहिए क्या? Therefore, the proposed offer should not be accepted। अब मुझे बताओ कितना आसान सा जवाब था ना इसका। आपने एसक्यूसी देखो देखो देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने 220 पे एक लाइन लिख दिया कि भैया इंटीग्रिटी देखी जाती है प्रिंसिपल ऑनर्स की, वहां पर एक बार फिर बोला एसक्यूसी 1 ने क्लियरली आपको बता के रखा है भाई साहब, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी होती है भाई साहब हाथ जोड़ लो, दूर हो जाओ। अब दी गई समस्या में एनआईए ने उनके ऊपर टेरर के को लेकर मसले चल रहे हैं विच इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और रेड चल रही है ईडी की टुवर्ड्स इलिसिट मनी ट्रेल्स, इलिसिट मतलब अवैध पैसा, काला धन के लिए, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या स्वीकार करेंगे? अब भी क्या पूछने की बात है क्या? फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जिसे नहीं लिखा था लिख लें, क्वेश्चन लिख चुके थे आप, और जवाब दे रहा हूं मैं ये इंटीग्रिटी। चलो ये पैरा हो गया, इसके बाद ये ब्लू ब्लू है, पैरा 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 पैरा, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको लिखने को दूंगा आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, a CA firm is proposing to accept audit of some entities engaged in fintech sector।
फिनटेक सेक्टर मतलब बहुत टेक्नोलॉजी, जहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में अनाप शनाप सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए, डाटा एनालिस्ट होना चाहिए, तब जाके आप स्वीकार करो। उसके बाद एक ऑफर आया कि भैया हम आपको 3 लाख रुपए देंगे, हमारी ऑडिट करवाऊंगा, हमारी आंखों में तो डॉलर से आ गए, इतने सारे पैसे मिलने वाले। ठीक है भैया, हम पहुंच गए कि चलो यार करते हैं ऑडिट। सच ऑडिट में रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा एनालिटिक्स, हमारे पास तो है नहीं। However, the firm have no such capabilities and trained staff, हमारे पास वो सब है ही नहीं। तो सीधा जब हमने वो बात किया था कि आपकी एंगेजमेंट टीम वाला जो पॉइंट था SQC1 में, जो HR ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हुई थी, और SA220 के अंदर जो बात हुई थी कि भैया जो हमारा एंगेजमेंट स्टाफ है वो कैपेबल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसमें अक्ल होनी चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऐसे कैपेबल स्टाफ नहीं है, तो हमें ये स्वीकार नहीं करना चाहिए। डिस्कस वेदर फर्म शुड एक्सेप्ट सच ऑडिट, भैया जब तुम्हारे पास काम करने को बंदा ही नहीं है तो आप कैसे करोगे यार, आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए। बट जवाब कैसे लिखेंगे, इज्जत से क्वेश्चन पहले आप लिख लें, फिर मैं आपको जवाब के लिए देता हूं समय, आपका समय शुरू होता है, आप लिखना चालू करो। चलो मैं, चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लिख चुके होंगे। अब आ जाओ यहाँ देखो। पहली बात तो ये करेंगे कि एक्सक्यूसी मनी का कहता है भाई साहब कि अगर कोई फर्म को एक ऑडिट को स्वीकार करना है, तो फर्म के लिए आप जवाब दो। तो हमने बोला भाई साहब देखो ऐसा है कि SQC1 कहता है कि कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है ना, किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल आ रहा है हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले अगर हम एक्सक्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल रख के चलना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा भी रिव्यू होने वाला है आगे जाके, हमको भी डंडा पड़ेगा, तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए हमारा स्टाफ। कॉम्पिटेंट, कैपेबल होना चाहिए, पहली बात। कैपेबल है लेकिन वो ऑलरेडी किधर काम कर रहा है, टाइम ही नहीं है उसके पास, यानी कि टाइम होना चाहिए उसके पास। हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि हम उसको कर पाए, सॉफ्टवेयर का ज्ञान या सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स हमारे पास हो। अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हाथ जोड़ लो भाग लो, नहीं होगा तुमसे, तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो 2 लाइन में SQC बता देंगे, 2 लाइन में मना कर देंगे यार। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा एग्जाम के, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे पूछा जाता है बताओ क्या करोगे, मतलब यार मैं क्या करूं इसमें यार, तुम्हारी तुम जानो। नहीं, 4 नंबर मिलेंगे, आप ही को जानना है, 4 मार्क का क्वेश्चन। साथ साथ लिखते जाना, साथ साथ लिखते जाना, मैं आपको दे रहा हूँ पूरी स्क्रीन पर लिखने को, फटाक से लिखो। देखो SQC1 requires that SQC1 requires that before accepting an engagement, competence, कॉम्पिटेंस में क्या चीज बता दी भाई साहब, इधर कॉम्पिटेंस में बताया कि भाई आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर कैपेबल बंदे हैं तो उनके पास टाइम हो कि वो हमें भी दे पाए, एंड रिसोर्सेस आपके पास हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह सारे रिसोर्सेज आपके पास हो टू परफॉर्म एंगेजमेंट। हैव टू बी कंसिडर, देखा जाता। दूसरी बात, इन दैट गिवन केस, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि प्रपोज एंगेजमेंट involves use of technology, use of technology and data analytics। अच्छी बात है, आगे बोलो। आगे सर बात ये है, द फर्म हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस इस तरह का,
of such kind of audit, यानी कि ये नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये इनके बस के बाहर की चीज है या नया है इनके लिए। आगे कह रहे हैं वैसा, फर्म डज नॉट हैव ट्रेन्ड स्टाफ, टू कैरी आउट दीज ऑडिट्स। तो क्या करो, तो मुर्गी पकड़ो। कैसे पकड़ते हैं? हेंस कॉक्स, हेंस मुर्गी पकड़ लो। हेंस ऑफर फॉर दीज ऑडिट्स should not be accepted। चलो मैं आ रहा हूं सामने, आप इसको लिख चुके होंगे। चलो पहले मैं आपको ना ये क्लिक करने को दे देता हूँ जो लोग नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन पे कर दिया था मैंने कि एसक्यूसी 1 क्या कह रहा है। एसक्यूसी 1 रिक्वायर्स दैट बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट कॉम्पिटेंट होने चाहिए आप, अच्छी बात है, इनको कंसिडर किया जाएगा, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। आगे कह रहा है इन दैट गिवन केस प्रपोज एंगेजमेंट में टेक्नोलॉजी का, नोलॉजी भी और डाल देता हूँ, टेक्नोलॉजी का और डाटा एनालिस्ट का काम है, एनालिटिक्स का काम है। फर्म ने कभी इस तरह का कोई काम ही नहीं कराया, नेचर ऑफ बिजनेस फर्म के लिए नया न्यू एक्सपीरियंस है, और फर्म के पास कोई ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है, तो भैया मना करो ना, इतनी सी तो बात है। आ जाओ आ जाओ, इतनी सी तो बात है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और ये 4 नंबर का सोल्यूशन, और इसको मुझे नहीं लग रहा कि बार बार डिस्कस और डिटेल में बात करने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट SA210 SA220 के 2 क्वेश्चन है। अगर इनमें से कुछ आता है भाई साहब तो मैंने लिख के भी दे दिया है, कोशिश करना पेन चलाने की, यहां चलाओगे वहां चलेगा, नहीं तो वहां पे आप बैठ के सोचोगे यार मैं कैसे इसको स्टार्ट करूं। बिल्कुल आराम से कि कहना क्या चाह रहा है उसकी 2 लाइन ले लो जो ऐसे में लिखा है, उसके बाद केस क्या कह रहा है और अकॉर्डिंगली 1 लाइन में कंक्लूजन। क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही समझ में क्या आ रहा है कि भैया तुम्हारे पास स्टाफ है ही नहीं तो काय को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट। कंक्लूजन हमारे हमें मालूम है पहले से। इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अरे यार ये तो चोटते हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी लगे हैं, ये तो ऐसा भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं, अरे काय को एक्सेप्ट करेंगे रे। कंक्लूजन हमारे पास है, बट यू हैव टू राइट 2 लाइनें फ्रॉम एसेस ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है इंस्टीट्यूट आपसे कि आपको ज्ञान होना चाहिए। इतनी सी बस बात है, और सबसे अच्छा एक शब्द में लिखने वाला हूं जो आपका पसंदीदा है, एंड दैट इज व्हाट, समाप्ति। तो एक लोड था कि यार इसके क्वेश्चन नहीं करे, तो वो भी खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन के अंदर। अगले सेशन में हम देखते हैं क्या करते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा। हम जाते हैं अपनी गॉगल्स लगा के वापस से, और चल तो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाबा बाय बाय बच्चे लोग, बाय 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 बाय।